विद्यार्थियों, आपका आज के इस वीडियो में मैं निमेश चौबीसा स्वागत करता हूं। हमने पूर्व के वीडियो में 1927 में गठित साइमन कमीशन की रिपोर्ट का अध्ययन किया था। उसके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रमुख संस्तुतियों के बारे में हमने पढ़ा था। वह साइमन कमीशन के द्वारा प्रांतों के संबंध में, केंद्र के संबंध में, नागरिक सेवाओं के संबंध में, सेना के संबंध में अलग अलग विषयों पर जो अपनी बातें कही गई थी वो कौन कौन सी थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम इस साइमन आयोग का मूल्यांकन करेंगे कि साइमन आयोग के द्वारा जो अपनी बातें प्रस्तुत की गई थी या जो अपनी संस्तुतियाँ दी गई थी वो कितनी सही थी और कितनी गलत थी। तो जब हम साइमन आयोग की इन संस्तुतियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उससे एक बात स्पष्ट होती है कि आयोग ने भारत के भविष्य के गंतव्य का जिक्र नहीं किया था। मतलब भारत का भविष्य क्या होगा या भारत को वो कब स्वशासन देने वाला था, उस पर स्पष्ट रूप से कोई जिक्र नहीं किया गया था और जिससे कि जनता में एक रोष पनपा था। केंद्रीय सदन के लिए जो बातें कही गई थी उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की संस्तुति स्पष्ट रूप से एक प्रतिक्रियावादी कदम था। जो केंद्रीय सदन के लिए ये बात कही गई थी कि उसमें जो चुनाव होगा और जो अप्रत्यक्ष चुनाव की बात उसमें कही गई थी वह निश्चित रूप से एक प्रतिक्रियावादी कदम था। प्रांतों के लिए गवर्नर के जो अधिकार शक्तिपूर्ण थे, कुछ मामलों में उसको वीटो का अधिकार दिया गया था, क्योंकि जो गवर्नर थे वो प्रांतों के अंदर मंत्रियों को नामित कर सकता था। उनके बीच कार्य का विभाजन करने का अधिकार भी गवर्नर के पास था और उनकी बैठकों की अध्यक्षता करने का भी अधिकार गवर्नर के पास ही था। अतः गवर्नर के जो अधिकार थे वो अधिक रूप से शक्तिपूर्ण थे। परंतु फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीयों के लिए इस साइमन आयोग ने जो अपनी संस्तुतियाँ की थी वो कुछ ऐसे मामले थे जिसमें बड़ी महत्वपूर्ण थी। इस पर एक विचारक किथ ने कहा भी है कि भारतीयों की संभवतः ये गलती थी कि उन्होंने पूरी की पूरी रिपोर्ट को बेकार समझा था। यदि यह साइमन आयोग की रिपोर्ट यदि स्वीकार भी कर ली होती तो प्रांतों के अंदर उत्तरदायी सरकार काफ़ी पहले स्थापित हो गई होती, क्योंकि साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा गया था कि प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन की जो व्यवस्था है उसको समाप्त करके उसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। गवर्नर जो था वो मंत्रियों को नियुक्त उन्हीं में से कर सकता था जो कि चुने हुए लोग थे और जो बहुमत जिस दल का बहुमत था उन्हीं बहुमत दल वाले लोगों में से जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उन्हीं में से मंत्रियों की नियुक्ति की जानी थी। इस प्रकार से कहीं न कहीं उत्तरदायी सरकार की बात साइमन कमीशन ने कही थी। अतः कीथ का ऐसा विचार था कि यदि भारतीय इस साइमन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेते तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकारें बहुत पहले ही स्थापित हो गई होती। परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि वैसे तो रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन इसकी जो संस्तुतियाँ थी उसको कहीं न कहीं जो भविष्य में भारत में जो संवैधानिक विकास के जो प्रयास किए गए, या हम कहें कि जो 1927 की रिपोर्ट के बाद में जो सबसे बड़ा जो संवैधानिक सुधार के लिए प्रयास किया गया था, जो कि 1935 के सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, उसके अंदर कहीं न कहीं साइमन आयोग की संस्तुतियाँ की कुछ झलक हमें 1935 के अधिनियम में दिखाई पड़ती है। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसकी एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि इसने संघ के संबंध में भी अपने विचार प्रस्तुत कर दिए थे। उन्होंने कहीं न कहीं एक ऐसे इंडियन स्टेट की बात कही थी साइमन आयोग ने, जिसमें एक ऐसा संघ बनाने की बात थी जिसमें पूरे ब्रिटिश भारत के लोग सम्मिलित थे, जिसमें कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत भी और रियासतों के राजा भी सम्मिलित होंगे। इस तरह की बात तो साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में रखी थी और उसी को
कहीं न कहीं आधार बना करके 1935 के एक्ट की जो भारतीय संघ की बात थी, वो कहीं न कहीं साइमन आयोग की रिपोर्टों से प्रेरित थी। इस सभी जो हम विवेचना कर रहे हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जहाँ जो संघ की बात थी वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही इस संघ का जो गठन था वो 1935 ईस्वी के अधिनियम में यह प्रावधान रखा गया था। 1919 ईस्वी के सुधारों की असफलता को सरकार ने स्वीकार किया था इस साइमन कमीशन के अंदर, और इसके लिए रिपोर्ट को ही जिम्मेदार माना गया था। तो जिस 1919 अधिनियम के क्या परिणाम रहे उसके बारे में अध्ययन करने के लिए जिस साइमन आयोग की नियुक्ति की थी, उसने कहीं न कहीं यह स्वीकार भी किया था कि 1919 का जो सुधार अधिनियम था वो अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार साइमन आयोग में कुछ विशेषताएं और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि भारतीयों को गले नहीं उतरी। इस प्रकार से साइमन आयोग के मूल्यांकन करते समय हम इसकी कुछ अच्छाइयों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंततः हम ये कह सकते हैं कि भारतीयों ने साइमन आयोग को कुछ ऐसी संस्तुतियाँ थी जिसकी वजह से स्वीकार नहीं किया था, और जो सबसे प्रमुख जो विरोध था वो इसके गठन से ही था, जब किसी भारतीय की इसमें नियुक्ति नहीं की थी।